एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद के अंदर टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा हुआ है। यह जहाज 2011 में इंडक्ट हुआ और 2013 के अंदर अपेरेंटली एयर इंडिया में आके ये एक्चुअली ड्रीम लाइनर स्टार्ट हुआ था 2011 में। ये जहाज इंडक्ट हुआ था 2013 के अंदर और एयर इंडिया के अंदर इसकी इंडक्शन हुई थी 2014 में। 200 से ज्यादा लोग जहां भाग हो चुके हैं जो कंफर्म है। अपेरेंटली एक बंदे ने सर्वाइव किया है जो सीट 11A पे बैठा हुआ था। समझने के लिए कि इसके क्या वजूहात हैं, बोइंग इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, पहले भी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं 737 फॉर एग्जांपल के अंदर, और इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में, इंडिया में, दुनिया में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तान एयरफोर्स फहाद मसूद, और ये एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, लिखते भी हैं एविएशन के ऊपर। तो पहले तो बताएं कि आपके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है फहाद, लुकिंग एट दैट वीडियो जो हमने देखी है, टेक ऑफ होते ही विद इन 600 फीट और जस्ट अबव नीचे जाता है और फिर क्रैश हो जाता है। क्या आपके तासुर हैं? तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी है। नॉर्मली अगर हम जहाज की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो टेक ऑफ के बाद गियर्स अप और फ्लैप्स जो हैं, जो इनबोर्ड सरफेसेस होते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा लिफ्ट, वो भी यूज किए जाते हैं। सो इसमें गियर्स डाउन और फ्लैप्स अप हैं। सो काफी सारी वजूहात हो सकती हैं अगर मैं हक बात कहूं तो, लेकिन इशू और जो सबसे बड़ा है वो व्हाट लेड टू दिस, ये कोई भी एक्सीडेंट, सिर्फ ये नहीं, कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो होता है वो आइसोलेशन में, अकेले में नहीं होता। देयर आर मल्टीपल कॉजेज, बहुत सारी वजूहात जिसकी वजह से ये क्रैश नॉर्मली होते हैं। इस स्पेसिफिक इंसिडेंट और एक्सीडेंट के दो तीन बिल्डअप्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रीसेंट पास्ट में ओवर द पास्ट फ्यू आवर्स चल रही हैं। एक तो ये कि दिस एयरक्राफ्ट हैड एंटर्ड द रनवे मिडवे रनवे, मीनिंग देयर बाय फुल लेंथ ऑफ द रनवे भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। So approximately 3,500 feet of runway was available to them. This is reportedly how it has happened. Once again, speculatively हम बात कर सकते हैं, probabilistically हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं होती हम उस वक्त तक we cannot put a black and white on it. So probably it has entered the runway halfway, और उसने जब टेक ऑफ रन अपना इनिशिएट किया है उसके बाद आफ्टर ब्रेकिंग ग्राउंड, बिकॉज जो वीडियोस सर्कल कर रही है सोशल मीडिया पे उसमें एक कंप्लीट टेक ऑफ नजर आता है फ्रॉम व्हील्स रोल टू ब्रेक ग्राउंड एंड आफ्टर ब्रेक ग्राउंड टिल द क्रैश। सो इन सारों में कोई ड्रास्टिकली रॉन्ग कोई चीज नजर नहीं आई, एक्सेप्ट वन इशू दैट इज प्रोमिनेंट, जिसमें जो एयरक्राफ्ट का क्लाइम रेट है वो ग्रेजुअली क्लाइम रेट से डिसेंट रेट में सिंक करना शुरू कर देता है। ये क्यों होता है, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जब भी एयरक्राफ्ट थ्रस्ट डेफिशिएंट होता है और थ्रस्ट जनरेट करता है इंजन, जब भी इंजन थ्रस्ट डेफिशिएंट होता है तो उस वक्त जो लिफ्ट कैपेसिटी होती है टू गो अप अवे फ्रॉम द ग्राउंड वो कम होती जाती है उसमें, और द अमाउंट ऑफ thrust that is required to make that lift उसमें कमी हो जाती है। So lift कम, weight ज्यादा, and the aircraft with a nose up attitude is now descending into what we call as a stall or a deep stall state. अब why did that happen? Engines are the anomaly in this case. उसमें जैसे मिरेकल ऑन द हडसन सली फ्लाइट 1549 जिसमें कैप्टन सेलनबर्गर survived 158 souls on board. Two Canadian geese had entered both engines और दोनों engines flame out कर गए थे। उसमें वो relight attempt किया, नहीं relight हुआ, and he force landed the aircraft into the Hudson. Bird hit is the reason. इसमें इसको हम FOD कहते हैं, foreign object debris या foreign object damage which is caused from it. IOD can also be a possibility, internal object damage, के engine के अंदर से ही कोई चीज टूटी है और उसने फिर जनरेट करना शुरू कर दिया है रिड्यूस थ्रस्ट। प्रॉब्लम उसमें भी है कि दोनों इंजन एक साथ कैसे, वाई टू इंजन फेलिंग एट द सेम टाइम। ये जितने मल्टी इंजन जहाज हैं हमारे कमर्शियल, दे आर मल्टी इंजन फॉर अ रीजन,
कि एक इंजन अगर गिरता है या खत्म होता है या रिड्यूस थ्रस्ट करता है तो दूसरा इंजन जो है वो इट इज सफिशिएंट फॉर ऑपरेशनल फ्लाइट, मीनिंग thereby it is enough to go around and come and make another approach to land. In this case दोनों इंजन फारिग हो गए हैं. How and why has that happened is a $1 million question right now. So this is what has happened in the past. जो एक सर्वाइवर आपने बताया उसकी खबर ये है कि रिपोर्टेडली उसने कहा कि आई हर्ड अ लाउड बैंग और उसके बाद एयरक्राफ्ट जो है क्लाइंब की जगह डिसेंड में जाना शुरू कर दिया. इसमें इंजन वंस अगेन एक इंजन फ्लेम आउट करे, एक इंजन सीज करे या एक इंजन कंप्रेसर स्टॉल करे इज पॉसिबल. दोनों एक साथ करें, क्वेश्चन मार्क अगेन. So and he was sitting coincidentally right to the exit seat. I think 11 Alpha is what he's sitting at. So 11 Alpha is right at the exit, emergency exit door. So question marks galore. बोइंग के स्टॉक्स जैसे हम बात कर रहे हैं तो बोइंग शेयर्स हैव टैंक्ड आफ्टर एयर इंडिया क्रैश. ये बोइंग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है. हमने पहले भी देखा इनकी एवियोनिक्स के अंदर मसले थे. इथियोपियन एयरलाइन के क्रैश हुए कई और जगहों पे. वो जो 737 मैक्स था उसके अंदर अपेरेंटली वो असेंट को डिसेंट के अंदर कर रहा था और समथिंग लाइक दैट. तो उस पर जरा बात करेंगे कि हाउ बिग ऑफ अ मेस इज दिस फॉर बोइंग. तो इन दोनों को ना आइसोलेशन में देखना पड़ेगा. दे आर नॉट रियली कनेक्टेड एज पर एक्सीडेंट्स. तो जो 737 मैक्स है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया था आफ्टर 737-8. उन्होंने कहा जी 737-8 की जगह हम 737 मैक्स में एक एप्लीकेशन डालेंगे. उसको कहते हैं MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम. ये जो MCAS है it was I don't know what about right now, but it was supposed to treat the aircraft exactly in the same manner as the 737-8. So जब उन्होंने ये सारा कुछ किया और बोइंग ने उन्होंने कहा कि यार ये तो हम डाल देते हैं सिस्टम में, जो पायलट्स हैं उनको कोई रिकरेंट ट्रेनिंग या सिम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. वो एक आईपैड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, दैट डॉक्यूमेंट विल सफाइस फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाउ डज एन MCAS वर्क और उससे क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन द एयरक्राफ्ट वाज एक्सट्रीमली चेंज्ड क्यों? क्योंकि उसके दोनों इंजन जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे और जितनी ग्राउंड सरफेस के ऊपर जितना इंजन की क्लियरेंस थी उसको केटर करने के लिए थोड़ा सा इंजन को विंग के ऊपर ज्यादा ऊपर माउंट किया था. अब उसकी वजह से द एयरक्राफ्ट लिफ्ट वेट कपल थ्रस्ट ड्रैग कपल दोनों में फर्क पड़ा. मीनिंग देयर बाय लेमैन टर्म में जो एयरक्राफ्ट की कंट्रोल है या जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्क हो गए. अब वो एक बहुत बड़ा मुआमा था. 18-19 में दोनों में क्रैशेस हुए. उसके बाद पूरी 737 मैक्स फ्लीट ग्राउंड हो गई. सो बोइंग हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर. रिपोर्टेडली दे हैव रिजॉल्व्ड दैट चैलेंज बट स्टिल वो बात बीच में ही है. अब इसको देखते हैं इंडिपेंडेंटली. दी 787 ड्रीमलाइनर -8 इन दिस केस. आपने सही कहा 2011 में पहली दफा फुल ऑप्स हुआ, उसके बाद 13-14 में ये एयर इंडिया आ गया. सो 787 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्पॉटलेस है. बिफोर दिस क्रैश there has been no hull loss, there has been no cat 5 loss, there has been nothing that has grossly gone wrong. छोटे मोटे इंसिडेंट्स once again not accidents, occurrences होते हैं और होते रहेंगे और होते रहे हैं. So that is not a problem. The problem is कि ये वाला इंसिडेंट जो है ना ये क्यों हुआ है. अब इसमें there can be once again multiple issues that can be at play. लेकिन Boeing has taken the hit. 8% if not more they've lost on the market, share market or the stock exchange. Boeing has to learn. I'm sorry, मैं बड़ा कैंडिड होके बात कर रहा हूँ. Boeing को सीखना पड़ेगा इन इंसिडेंट से. And I'm not saying they're not trying, they are trying. जो लेटेस्ट उनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स इन प्लेस आए हैं after Dave Callahan has been let go as CEO and the new lady has taken over. Things are improving. लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और बैक ट्रैक किया जाए,
So the problem that started was in 1997, some years back. 97 में क्या होता है, मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग का मर्जर होता है. बोइंग इज अ क्वालिटी कॉन्शियस, सेफ्टी कॉन्शियस कंपनी. मैकडॉनल्ड डगलस दूसरी तरफ जो है वो एक शेयर कॉन्शियस, प्रॉफिट कॉन्शियस कंपनी है. दोनों का मर्जर होता है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, वो मिल बैठते हैं और जो मेजॉरिटी जाता है वो मैकडॉनल्ड डगलस को जाता है. So moving from a safety quality conscious company, it treaded towards profit और share conscious company. अब उसमें क्या चीज की उन्होंने, wherever they could find, wherever it was possible, उन्होंने cost cutting शुरू कर दी. और aviation में cost cutting is not a good way to go. The better way is to increase revenue, increase profit, but not to cut costs. कॉस्ट कटिंग एविएशन में किस डोमेन में होती है? सबसे बड़ी जो कॉस्ट कटिंग और सर्टिफिकेशन है, सॉरी नॉट कॉस्ट कटिंग बट कॉस्ट लगती है, एक्सपेंस लगता है, वो सर्टिफिकेशंस में है. अब उन सर्टिफिकेशंस को एक्वायर करने में पैसे लगते हैं और लगते रहते हैं. इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग टू इंश्योर कि जहाज एयर वर्दी हो, पायलट्स एयर वर्दी हो, केबिन क्रू, ग्राउंड क्रू, मेंटेनेंस क्रू, ऑल ऑफ देम हैव टू हैव सर्टिफिकेशंस. और उसमें पैसा लगता है एयरलाइंस का और कंपनीज का और ऑर्गेनाइजेशंस का. बोइंग रिपोर्टेडली आफ्टर द congressional hearing, grilling of Dave Callahan by the US Congress और बाकी रिपोर्ट्स जिसमें supposedly कुछ विसल ब्लोअर्स को डिसअपेयर कर दिया गया, ये चीजें सामने आई कि बहुत सारे इश्यूज को अंडर द रग कर दिया गया था और काफी सारे इंस्पेक्शंस को भी इन प्रॉब्लम्स में डाला गया. एक विसल ब्लोअर जिसने 787 के बारे में बात की थी, ड्रीम लाइनर, ही वाज फाउंड डेड विद अ गन शॉट, सुसाइड गन शॉट probably in a motel parking lot. Questions again. So this is where the challenge lies. और बोइंग को सीखना पड़ेगा अगर वो चाहता है अपना स्टेटस मेंटेन करना इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ साइडलाइन कंपनीज हु आर वेटिंग फॉर स्पेस. कोमैक फ्रॉम चाइना इज वन, टूपुलर फ्रॉम रशिया, एम्ब्रेयर, ये सारे लोग बैठे हुए तैयार के बोइंग एक कोई गलती करे और हम उसकी जगह ले लें. अपने व्यूअर्स के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, जॉन बार्नेट वाज द विसल ब्लोअर जो मार्च 2024 के अंदर 62 साल की उम्र के अंदर गन शॉट वुंड्स के साथ पाए गए और इन्होंने पहली बार 787 ड्रीम लाइनर के ऊपर रेस किए थे कंसर्न्स. अच्छा, ये तो बात हो गई एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच डिटेल. आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी फाद. बट बिगर पिक्चर की बात अगर करें, आपने मेंशन किया बोइंग, एयरबस, ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स, रशियन एयरक्राफ्ट भी बेसिकली बहुत इस्तेमाल होते हैं. चाइनीज आर कमिंग इनटू द मार्केट एज वेल. उनके कमर्शियल और बेसिकली इसके अंदर जेट इंजन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप बॉडी और फ्यूसलाज ये सब चीजें तो बना सकते हैं, मगर एवियोनिक्स और जो इंजन है उसकी रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज मॉडर्न सिस्टम्स. तो इतनी फ्लाइट्स हो रही हैं, इतने अब जहाज और इतनी कंपेटिटर्स, आपके ख्याल से हस्बे मामूल की चीज हो गई है? ये 200 लोग 250 लोग मरना एक बहुत बड़ी बात है. और बहुत बड़ी बात हमारे पास There is no एग्जांपल है question. MH-37 और चीजों का भी. बट इट्स लाइक इट्स जस्ट. तो आप बताएं इसके बाद जरा कि तो put it into some ये context. तो loss of human life should always be categorized as the highest loss. There is no questions asked. लेकिन जब भी कोई एयर क्रैश होता है ना, एक और चीज जो है, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो जाती है और वो होती है इज्जत, रेप्यूट. सो जो रेप्यूटेशन है बोइंग की, वो डिग्रेड कर रही है विद ऑल ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, नियर मिसेस. और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि जो रेप्यूट लूज होती है ना, उसको रीगेन करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं. और एक रिसोर्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है टाइम. इज्जत चली जाए तो उसको रीगेन करना बहुत 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 मसला है. एक और चीज जो आपने जिक्र की इधर के
engines. तो जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो engines खुद नहीं बनाते. Those engines are acquired from other companies. For example, General Electric, for example, Rolls-Royce, Pratt and Whitney. ये वो कंपनीज हैं जो engines प्रोवाइड करती हैं टू दीज एयर फ्रेम्स. अब ये नहीं है कि आइसोलेशन में होता है सब कुछ, मतलब एयर फ्रेम अलहदा बना और इंजन अलहदा बना, वो सब कोहूट्स में ऑपरेट करते हैं. दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इंजन किधर है, किस तरह लगेगा, कितना माउंट होगा, कितनी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द लिमिटेशंस, चैलेंजेस, उनको सारों को केटर करके. सो दे आर manufactured with coherence in between the two aircraft manufacturer and the engine manufacturer. So जो पावर प्लांट है या जो इंजन है जिसको हम कहते हैं, इन इस जहाज में 787-8 के अंदर दो ऑप्शंस हैं. एक जेन एक्स बी 1 है, ये जीई का इंजन है, जनरल इलेक्ट्रिक. दूसरा है रोल्स रॉयस का ट्रेंट इंजन. ये ट्रेंट सीरीज के इंजन दोनों एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं हाई बाईपास रेशो इंजन्स, टर्बो फैन इंजन्स विद हाई बाईपास रेशो. इसमें होता क्या है कि इंजन का जो फ्यूल कंजम्पशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और थ्रस्ट जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है. सो दे ग्रो एफिशिएंट. सो इसमें प्रोबेबली जेन एक्स 1B इंजन्स हैं जो क्रैश हुआ है, विच इज जनरल इलेक्ट्रिक जनरेशन एक्स कहते हैं हम उसको, और अच्छे इंजन हैं. they've not really had too many problems. अगर मैं उनकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या सेफ्टी रिकॉर्ड या क्वालिटी रिकॉर्ड देखूं तो 2011 या 12 में कुछ इशू हुआ था उनके इंजन्स, इंटरनल इंजन्स में, लेकिन 2011-12 अगर कहें तो 13-14 साल पुरानी बात. So it's never really been an engine issue with Boeing. It's always been, और एक लफ्ज जो मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कल्चर. कल्चर मैटर करता है. और इस पूरे टाइम में जो पिछले कुछ सालों में हुई सिचुएशन जिसमें 737 मैक्स, 747 की विंड स्क्रीन, डोर प्लग्स फ्लाइंग ऑफ, और अलास्का एयरलाइन वाला ये वाला क्रैश, उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल है. कल्चर इम्प्रूव करना किसी ऑर्गेनाइजेशन का और उसको डिग्रेड करना, दोनों में टाइम लगता है. अब इस इंसिडेंट में अगर मैं बात करूं तो 1997 के बाद अभी तक देयर हैव बीन मल्टीपल एक्सीडेंट्स, हल लॉसेस, कैट 5. और हम जब भी देखते हैं ना इस चीज को, तो हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते. वी नीड टू कंपेयर. सो जो दो स्टॉलवर्ट्स हैं इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, बोइंग एंड एयरबस, ज्यादातर जब हल लॉस होता है या एयर क्रैश हुआ है या कैट 5 लॉसेस हुए हैं, उसमें इट इज अ बोइंग दैट कम्स अक्रॉस एज अ नेम. जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स जिनको हम कहते हैं या करंसेस कहते हैं, उसमें नाम आता है एयरबस का. So that is where the problem lies. Boeing has had a huge change in culture from quality safety conscious to profit and share conscious company, जिसमें फिर सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट बैक बर्नर पे चली जाती है. हमने बात तो कर ली बोइंग की, बट व्हाट अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर? उसकी रेपुटेशन का क्या होगा, और एयर इंडिया में किधर जाएगा? उसके ऊपर भी सवालात होंगे कि भाई क्या कर रहे थे. असल में ट्रेंड देखना पड़ता है ना. ट्रेंड मैटर करता है कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इन द पास्ट. तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था एयर इंडिया का, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का था 2020 में. एयर इंडिया एक्सप्रेस जो एक एलसीसी ऑफशूट है एयर इंडिया की, जिसमें एक रनवे ओवरशूट इंसिडेंट था, एंड दैट इज इट. 2020 से पहले अगर मैं 2015 से 2025 तक बात ले आऊं, देयर इज नथिंग. एयर इंडिया हैज नॉट हैड अ मेजर एयर क्रैश, हल लॉस, कैट 5 जिसमें जानी और माली नुकसान इस लेवल का हुआ हो जो आज हुआ है. So Air India is pretty okay where it stands. It has its standards decent and it is improving. खास तौर पे जब से टाटा has acquired
Air India, so things have grown better for them. Yes, ये रिपोर्ट जरूर आई हैं बीच में कि सर्विस क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, जहाजों के अंदर से चीजें ठीक नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये हर जगह होता है, इट्स नॉट ओनली एयर इंडिया। डेवलपिंग वर्ल्ड में दिस इज ए चैलेंज। सो बट द थिंग इज इट्स ऑन द अप ट्रेंड, इंप्रूवमेंट की तरफ जारी है वो सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट भी। और एयर क्रैशेस, not few, not a lot in the recent past 10 years, only one. One too many. Thank you so much for your time, Fahad Masood joining us, और बता रहे थे हमें कि जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का जो ये हादसा हुआ है, जिसके अंदर 200 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए हैं, 250 लोग इस फ्लाइट पे सवार थे। लंदन जा रही थी फ्लाइट, ये अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट, और एक मिराकुलसली शख्स सर्वाइव कर गया है इसके अंदर, मगर कई फैमिलीज, 200 फैमिलीज एटलीस्ट उजड़ गई हैं इस वाकये के बाद, और दुआएं दे सकते हैं और लेसन ही इससे लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।